हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी के लिए मैंने 6 to 12 की एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है, तो बीपीएससी टीआरई 3 वाले और बीपीएससी टीआरई 4 वाले जो भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको इसमें एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो चाहे बिहार एससीईआरटी हो चाहे बिहार एनसीईआरटी हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक वीडियो हमारी क्लास 10th की पॉलिटी हो चुकी है, ऐसे रैंडम वाइज क्लास वाइज मैं उठाऊंगा कोई भी वीडियो, मतलब एक वीडियो में एक क्लास पूरी ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए आज ज्योग्राफी पढ़ते हैं भाई। ज्योग्राफी भी हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो क्लास 6 की ज्योग्राफी इस वीडियो में पूरी कंप्लीट कर देंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी दुनिया भाग 1। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। पहला हमारा चैप्टर है हमारा सौर मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है भैया। हमारे सौर परिवार सोलर सिस्टम का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है, सन होता है। ठीक है, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह होता है। ये सारी चीज़ें सिंपल है, लाइन वाइज फैक्ट वाली चीज़ें हैं, इसको लिखते रहिए कॉपी पेन बैठ के। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिसके घूमने की दिशा उल्टी होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे ऐसे दो कौन से ग्रह हैं जिनके घूमने की दिशा उल्टी होती है? शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जिनके घूमने की दिशा उल्टी होती है। क्या क्या होती है? दक्षिणावर्त, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ ये घूमते हैं। वहीं बात करें पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं भैया? पृथ्वी की बहन हमारा शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, और छल्ला वाला एक मात्र ग्रह कौन सा है? तो छल्ला वाला एक मात्र ग्रह शनि होता है। याद रखिएगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट है वैसे उसको सुनते चलिए अच्छे से, और जहाँ समझने वाली चीज़ें उसको समझेंगे। प्लूटो पहला ऐसा ग्रह था, पहले ग्रह था, लेकिन अब क्या हो गया, उसको क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। तो प्लूटो को अब हटा दिया गया, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो अब क्या हुआ, उसको क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। तारा का अपना प्रकाश है भाई, बिल्कुल तारे के अपने प्रकाश होते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में आता है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल चीज़ें हैं, इसको फैक्ट है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो इतने यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 4 वर्ष लगता है, जिसको हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। तो सूर्य के बाद अगर बात करें तो सबसे नज़दीक तारा कौन है? तारे का जो प्रकाश है भाई, वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 वर्ष लगता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन है, अंतरिक्ष से देखने पर धरती नीली होती है। पृथ्वी पर जीवन है भाई, तो अंतरिक्ष से अगर देखते हैं तो धरती हमारी कैसी दिखाई देती है? ब्लू कलर की दिखाई देती है, पानी की अधिकता के कारण। वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर कितना? 71% जल होता है और 29% स्थल भूमि है, ठीक, जमीन वगैरह है। तो वायुमंडल में जो भाई जो प्रकाश की किरणें हैं हमेशा परावर्तित होती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती हैं, और समुद्र की जो सतह होती है वहाँ से सबसे ज़्यादा बात करें तो नीले रंग का परावर्तन होता है, नीले रंग का परावर्तन होता है सर्वाधिक। और बात करें तो पृथ्वी पर हमारे 71% पानी है और 29% स्थल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चांद पृथ्वी का क्या है? चांद पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक, अब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। ये सारी चीज़ें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फैक्ट है इसलिए इंक्लूड किया गया है। और सुनते चलिए, जहाँ समझाने वाली चीज़ होगी वहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। तो इस लाइन कहने का मतलब ये है भैया कि जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 27 दिन 8 घंटे पूरा लेता है। चंद्रमा दिन में अधिक गर्म रहता है और रात में अधिक ठंडा रहता है। तो हमारा जो मून है भैया क्या होता है? दिन में ज़्यादा गर्म रहता है और रात में बात करें तो अधिक ठंडा रहता है। इसकी जो धरातल होती है चंद्रमा की ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट लाइन में, तो बृहस्पति के कितने? 63 और शनि के 62 ग्रह उपग्रह हैं। ठीक है, उपग्रह अगर क्वेश्चन पूछे, शनि के कितने उपग्रह हैं? 63 हैं। और बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 63 हैं। शनि के कितने हैं? 62 हैं। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो मात्र दो ऐसे हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। क्या क्या नाम है उसका? बुध और शुक्र। शनि का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या कौन सी है? तो टाइटन उसका नाम है। उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। उपग्रह का अपना प्रकाश खुद का नहीं होता। उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता।
क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की बात करें तो कौन है? सीरस है भैया, साइरस, सीरस कह लीजिए उसको, ठीक। मंगल के दो उपग्रह होते हैं, उसका क्या क्या नाम है भैया? डीमोस और फोबोस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मंगल के दो उपग्रह कौन कौन से हैं, तो डीमोस और फोबोस नाम है उसका। हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? आकाश गंगा या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी। सप्तऋषि, सप्तऋषि का मतलब है भैया 7 तारों का समूह है, जिसका नाम है ऋतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, वशिष्ठ, अंगीरा एवं मरीचि नाम है इसका, ठीक है। अब यूनानी ग्रंथ में क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, एपिसिलोग, एटा एवं जेटा, ठीक। यूनानी ग्रंथ में इसका ये नाम है, ठीक। अब ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। तो जो ऋतु है और पुलह है, इसको मिलाने, ठीक है, तारे हैं ये। ऋतु पुलह क्या है? तारे हैं। इनको मिलाने वाली रेखा क्या होती है? उत्तर दिशा का सूचक करती है, उत्तर दिशा का सूचक है। ध्रुव तारा, यह एक स्थिर तारा होता है, यह उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। ध्रुव तारा कैसा तारा है भैया? एक स्थिर तारा होता है, यह उत्तरी अक्ष पर स्थित है, ठीक है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। तो अगर विषुवत रेखा पर आप किसी भी स्थान से देखने पर क्या होता है कि जो ध्रुव तारा है क्षितिज पर दिखाई देता है, यह हमेशा उत्तर दिशा में होता है, ठीक। विषुवत रेखा, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है। अब आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में नाविक उत्तर दिशा को देखने के लिए ध्रुव तारा का प्रयोग करते थे। जो पुराने समय में भैया जो नाव वगैरह चलाते थे, वो क्या करते थे? वो जैसे उनको दिशा देखना होता था कि भैया उत्तर देखना है, तो वो ध्रुव तारे का प्रयोग करते थे, ठीक है। ध्रुव तारा इस समय इधर है तो समझ जाते थे उत्तर दिशा है। राशि की संख्या टोटल 12 है, ये आप भी जानते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है? बहुत तारे पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है, जिनका कम्युनिटी है, जिसकी संख्या कितनी है? 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूहों से गुजरना पड़ता है। इस तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। बिल्कुल, तो चांद को भैया पृथ्वी की परिक्रमा करने के समय क्या होता है कि हमेशा किसी न किसी तार, जैसे ये चांद हो गया, ये चांद हो गया, तो ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो हमेशा ये किसी न किसी तारे के साथ गुजरना पड़ता है इसको, ठीक है। और इसी तारे के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं, ठीक। अब पृथ्वी के नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। नक्षत्र की अवधि कितनी होती है? 14 दिन होती है। अब भैया आते हैं, देखिए इसको याद रखिएगा, जो हमारे ग्रह हैं, ठीक है, MVE, ठीक है, MVE याद रखिएगा, MJ सन, MVE MJ सन या MVE MJ सन, ठीक। M फॉर मार्स, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, ठीक है, ये पहला वाला मरकुरी होगा, ठीक, मरकरी। और J फॉर जुपिटर्स, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इसका क्रम है, याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन है? शुक्र है, मैंने पहले ही भी बताया था इसको। और आकाश गंगा क्या है? लाखों तारों का क्या है? एक समूह है, ठीक है। जो हमारा आकाश गंगा है किसका? एक लाखों तारे मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगा का समूह है। जब लाखों, देखिए क्या होता है कि लाखों तारे मिलकर क्या बनाते हैं? आकाश गंगा बनाते हैं। और लाखों आकाश गंगा मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड बनाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, ठीक है, जिसको सबसे छोटा दिन भी होता है, जिस पर आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। तो जो आकाश में कभी कभी आप देखेंगे छोटे छोटे पत्थर घूमते रहते हैं भैया, उनको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड, यही उल्का पिंड जब वायुमंडल की कक्षा में प्रवेश करता है, ठीक है, हमारे वायुमंडल की कक्षा में प्रवेश करता है, तो इतना तेज हवा रहती है भाई, हवा के फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग जाती है और हम कहते हैं देखो वो टूटता तारा आ रहा है, ठीक। अध्याय 2 पे चलते हैं, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा, मतलब दिन रात बराबर होती है, उसको समदिवा कहते हैं। तो कब होता है दिन रात बराबर? 21 मार्च और 23 सितंबर। कॉपी में लिख लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, ये भी लिख लीजिए। पृथ्वी गति पश्चिम से पूरब, पृथ्वी की गति किस तरफ से होती है? पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी की गति होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात क्यों होते भाई? पृथ्वी के घूर्णन मतलब घूमने की गति के कारण दिन रात होते हैं, ये सिंपल है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, ये भी आपको पता है। अगर पृथ्वी घूमेगी ही नहीं तो पर ऋतु परिवर्तन कैसे होगा? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटी होती हैं। तो 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन और लंबे, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं।
उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है। ये लाइन पूछा गया है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने दिन रहती है और 6 महीने रात होती है। आगे चलते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। तो कब, 22 दिसंबर को कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन और रात क्या होती है, छोटी होती है। अब आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधी की पेटी में सालों भर गर्मी पड़ती रहती है। तो जो उष्णकटिबंधी है वहाँ पर क्या होता है कि भैया सालों भर गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है, उष्णकटिबंध की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है, उसी शीतोष्ण कटिबंध पेटी कहते हैं। तो जहाँ उष्णकटिबंध की अपेक्षा कम गर्मी पड़े उसको कहते हैं शीतोष्ण। उष्णकटिबंध मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, शीतोष्ण कटिबंध मतलब थोड़ा सा कम गर्मी। ठीक, तो भैया शीतोष्ण कटिबंध में क्यों कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर साल भर बर्फ जमा रहता है, जिसको शीत कटिबंध पेटी कहते हैं। ठीक, जिसके कारण वहाँ पर कम गर्मी पड़ती है। पृथ्वी का आकार चंद्रमा से बड़ा है। ठीक, ये याद रखिएगा। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, चांद पर सबसे पहले किससे पहुंचे थे, अपोलो 11 से। कहाँ के निवासी थे, यूएसए के। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। बिल्कुल, जो उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, दोनों को मिलाने वाली इमेजिनरी, जो बीच में इमेजिनरी लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे, चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, पृथ्वी के परिमंडल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ 5 महासागर पाई जाती हैं। 5 महासागरों का नाम क्या क्या है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तालाब, नहर, झील, सागर, महासागर, समृद्ध, इसका इस लाइन का मतलब, ठीक है, सीधी सी लाइन का मतलब समझिए। ठीक है, जो लिखा है उसको लिखा है, लेकिन अपने मतलब में, अपने शब्दों में समझिए। तो टोटल तालाब, नहर, झील, सागर, महासागर, ये टोटल मिलाकर कितना, जलमंडल कितना 71% पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं। वर्ष 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा बने थे। तो ये क्वेश्चन ईयर पूछ सकता है, ईयर याद रखिए। ठीक है, ये तो पूछ लेता है कि यात्री सबसे पहले कौन भैया, पहले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, तो राकेश शर्मा सबको याद रहता है। किस वर्ष, 1984 में। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी हमारी। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान इत्यादि सम्मिलित हों उसको स्थल मंडल कहते हैं। अब स्थल मंडल बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, आइए स्थल मंडल के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक, स्थल मंडल क्या होता है, देखिए ये हो गया हमारा स्थल मंडल। ठीक, ऊबड़ खाबड़ होता है, ये ठोस भाग होता है। ठीक है, ठोस भाग होता है, इसमें क्या होता है, मिट्टी भी पाई जाती है, कंकड़ भी पाए जाते हैं, पहाड़ भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ठीक, स्थल संधि क्या है भैया, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि मतलब संकरा भाग। ठीक है, 2 संकरा भाग जो एक दूसरे को, बड़े स्थल को, ये भी स्थल हो गया, ये भी स्थल हो गया, 2 बड़े स्थल को जोड़े, इसको स्थल संधि कहते हैं। जल संधि, पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि को, जैसे समुद्र ये हो गया, ये महासागर हो गया, दोनों को अगर जोड़ता है एक दूसरे से, इसको कहते हैं जल संधि। ठीक, जैसे पाक जल संधि, नर्मदा जल संधि। अब पाक जल संधि देखिए, भारत और पाक जल संधि किसके किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखिए। हवा में उड़ने वाले पक्षी क्या कहे जाते हैं, नभोचर कहे जाते हैं। अब वायुमंडल किसको कहते हैं, आइए इसको देखते हैं। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है, उसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल क्या है भैया, जलमंडल और स्थल मंडल। ठीक है, जलमंडल मतलब पानी वाला, स्थल मंडल मतलब भूमि वाला, इसके चारों ओर क्या है भैया, हवा है। ठीक है, कई 100 किलोमीटर तक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है जली पौधों की जड़ें। जली पौधों की जड़ें तथा पानी में डूबी भूमि से या फिर जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्व का उपयोग करती हैं। तो जो जली पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो पानी में डूबी, या तो पानी में या भूमि में डूबी रहती हैं, तो ये क्या करती हैं, मिट्टी या पोषक तत्व का उपयोग करती हैं। ठीक है, ये लाइन लिखा है इसमें। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों उपस्थित रहने पर जीवन पनपता है तथा जैवमंडल कहा जाता है। तीनों को देखिए, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों को क्या है, जीव पनपता है, और तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, अरब सागर, बंगाल, देखिए ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अरब सागर जो है बंगाल की खाड़ी से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ठीक है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा में है। ठीक, याद रखिएगा। अब चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लिखते चलिए कॉपी में। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। तो इस लाइन का कहने का मतलब है, जो धान की फसल होती है उसके लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है, चिकनी मिट्टी है। ठीक है,
दलदली मिट्टी में दलहन फसल, दलदली मतलब दलहन, दलहन फसल खूब होती है उसमें। ताल क्षेत्र में देखेंगे तो आप जैसे पटना से मोकामा, मैदान कितने प्रकार के होते हैं आइए इसको समझते हैं। ठीक है, मैदान 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपर्दन मूलक मैदान। ठीक है, अपर्दन मूलक मैदान मतलब जो अपर्दन से, ठीक है, जो अपर्दन की प्रक्रिया से समझे। अपर्दन का मतलब ये है, देखिए अपर्दन का मतलब आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। अब अपर्दन का मतलब समझाते हैं। देखिए अपर्दन मूलक मैदान का मतलब क्या है भैया, देखिए ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है, ज़मीन है, इसको क्या हुआ कि लगातार अपर्दन इसका क्षरण होता रहता है। ठीक है, अपर्दन होता रहता है हवा से, ये सारी चीज़ें पानी से। तो ये जब कोई भी अपर्दन मैदान ऐसे पैदा हो या इसका ऐसा क्रिएशन हो तो इसको अपर्दन मूलक मैदान कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान क्या है, अपर्दन मूलक के एग्जाम्पल हैं। अब निक्षेपण मूलक मैदान। अब निक्षेपण का मतलब है कि क्रिया के द्वारा नदियाँ, हिमानी, सागरी तरंगों से जो मैदान होते हैं, ठीक है, जैसे लगातार पानी के बहने के कारण, ठीक है, जैसे केरल के तट का मैदान, हंगरी का मैदान। अब रचनात्मक मैदान, इस प्रकार के मैदान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचल, पृथ्वी में जो अंदर भूकंप टाइप का, ज्वालामुखी टाइप का ये होता है, जब उससे कुछ निर्माण होता है उसको रचनात्मक मैदान कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, ठीक, एग्जाम्पल ये है। अब तिब्बत का पठार सबसे, देखिए संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार, लिख लीजिए। पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं। तो संसार का छत किसको कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती हैं। लूनी नदी इसका उदाहरण है। तो जो अरावली पर्वत है हमारा, वहाँ पर कभी बर्फ नहीं जमता है, ठीक है, लेकिन वहाँ जो नदियाँ निकलती, फिर भी नदियाँ निकलती हैं, वह वर्षा जल मतलब जो बारिश होती है उसके कारण नदियाँ निकलती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लूनी नदी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती। अब हिमालय पर्वत की ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है, वहाँ पर इसलिए बर्फ जम जाता है, लेकिन जो अरावली पर्वत है उसकी ऊंचाई कम है, वहाँ पर बर्फ नहीं जमता, ठीक, जिसके कारण वहाँ पर वर्षा के कारण भी नदियाँ निकलती हैं, जिसका एग्जाम्पल लूनी नदी मैंने बताया आपको। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा दूंगा। अगर जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी भाई बहन ने अच्छे से देख लिया इस वीडियो को और नोट्स बना लिया अपने तरीके से, तो बहुत अच्छे से आप कर ले जाओगे। ठीक है, अब आइए पर्वत के बारे में पढ़ते हैं भैया। पर्वत, माउंटेन्स। वलित पर्वत आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है, निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है, ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो वलित पर्वत क्या होता है, ये नाम सुना है, आइए समझाता हूँ मैं। ठीक है, वलित पर्वत देखिए ये क्या होगा, ये हो गया भैया स्थल भूमि हमारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसकी सतह जो होती है ऊबड़ खाबड़ होती है, ठीक है, और इसमें जो शिखर होती है, इसकी ऊंचाई जो होती है ऐसे शंक्वाकार में होती है, ठीक है, शंक्वाकार में जब इसका निर्माण हो, इसी को क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, वलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय का पर्वत हो गया, देखेंगे आप ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत दोनों एग्जाम्पल में दिया था, दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था 1 से अधिक। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा बस। तो वलित पर्वत समझ में आ गया, जो उसकी सतह रहती है ऊबड़ खाबड़ होती है और शंक्वाकार की शेप की ऐसे बनाती है, ठीक है, उसको ऊबड़ खाबड़, तो इसकी शिखर जो होती है शंक्वाकार होती है, ये वलित पर्वत है। एग्जाम्पल हिमालय पर्वत, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। ठीक, अब भ्रंशोल पर्वत आइए। भ्रंशोल पर्वत क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं, जो दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। देखिए भ्रंशोल पर्वत, देखिए पृथ्वी में आंतरिक हलचल होता है, ये आपको भी पता है, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह, और भूकंप की वजह से, वहीं जो ज्वालामुखी आते हैं इसकी वजह से क्या होता है, इससे दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, ये दो के बीच में दरारें पड़ जाती हैं और कोई न कोई भाग इसमें ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो दरारों के जो बीच का भाग है ये ऊपर उठ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रंशोल पर्वत बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे निम्न में से भ्रंशोल पर्वत कौन है, तो भारत का सतपुड़ा पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, आइए इसको देखते हैं। इटली का विसुवियस पर्वत, सीधी सी बात है, ज्वालामुखी से जो उत्पन्न हो उसी को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, नोट, वलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे अरावली का पर्वत। तो देखिए वलित पर्वत ही जो होता है, जो शंक्वाकार उसकी शिखर होती है, इसमें क्या होता है कि प्राचीन बहुत पुराना है, तो इसका अपर्दन होता रहता है भाई हवा से, पानी से, तो जिसके कारण इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। तो इस स्थिति में इसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। एग्जाम्पल अरावली का पर्वत। ठीक,
आगे चलते हैं। बिहार में सोन नदी मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है। वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। ये सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुनते चलिए। धान के फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? चिकनी मिट्टी है, पहले ही बताया। पठार की ऊपरी सतह कैसी होती है? सपाट होती है। बिहार का अधिकतर गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। ठीक, अब चैप्टर नंबर 5 चलते हैं। दिशाएं प्रमुख रूप से पूछे तो 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर कुल दिशाओं की संख्या पूछे तो 10 होती हैं। ठीक, बंगाल की खाड़ी भारत, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस दिशा में है, यही पूछना है आपको इससे। अब बंगाल की खाड़ी किधर है? भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी मैप में ये अच्छे से मैप दिखेगा तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी किधर है? भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अरब सागर कहाँ है? भारत के पश्चिम दक्षिण में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। और अरब सागर भारत के पश्चिम दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में है? भारत के उत्तर दिशा में है। ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु, उत्तर की तरफ वाला तो इंदिरा कॉल कहते हैं, और दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। यह 37 डिग्री 6, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल हमारा। ठीक, भारत में 9 राज्य हैं ऐसे जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। सबसे बड़ा समुद्री सीमा गुजरात साझा करता है। ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा साझा करता है? गुजरात। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल समुद्र से सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिरा है? इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है त्रिपुरा की। ठीक है, बांग्लादेश से। ठीक है, भारत का दक्षिणतम राज्य, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? सबसे दक्षिण वाला राज्य कौन सा है जो दक्षिण दिशा में? वो तमिलनाडु है। भारत के 4 दिशाओं में पूरब में, देखिए भारत के 4 दिशाएं हैं, तो पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। इसको लिख लीजिए, पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो भारत की 4 दिशाओं में पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। ठीक, पश्चिम अरब, उत्तर हिमालय में, उत्तर में है हिमालय, और दक्षिण में है हिंद महासागर। ठीक, अब पृथ्वी और ग्लोब चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं। किसी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन आसमान आपस में मिल रहे हैं। इसी क्षितिज पॉइंट कहते हैं। देखिए आप जैसे मान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए जो समझाने वाली चीज़ है वो समझाऊंगा। क्षितिज पॉइंट किसे कहते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आप दूर तक निगाह डालिएगा थोड़ा ऊंचाई से, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे पृथ्वी और आसमान दोनों एक साथ मिल रहे हैं। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? क्षितिज पॉइंट कहते हैं। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, ये पहले बताया मैंने। महासागर की संख्या 5 है, इसकी औसत गहराई 4 किलोमीटर मतलब 3800 मीटर है। महादेश कितने हैं? टोटल 7 हैं। ठीक है, आर्कटिक महासागर को उत्तरी तथा दक्षिणी हिमसागर कहते हैं क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। तो जो आर्कटिक सागर है भैया, इसको उत्तरी तथा दक्षिणी हिमसागर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्टली यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। अब नेक्स्ट लाइन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट लगता है। जैसे आप किसी एक देशांतर से दूसरी देशांतर में जाना चाहते हैं तो जो सूर्य को कितना समय लगता है? उसमें 4 मिनट लगता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, मकर रेखा। तो याद रखिएगा, ये फैक्ट है, पूछे जा सकते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटा है उसको इस विषुवत रेखा कहते हैं। अब विषुवत रेखा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत टफ लैंग्वेज में चीज़ों किताबों में लिखा होता है, यहाँ पे चीज़ें आसान कर दी गई हैं। देखिए ये ग्लोब हो गया, एक इमेजिनरी लाइन जो बीच में ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड कर दे, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, 180 देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो 180 डिग्री। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा है टीआरई 1 में। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 360। ठीक, अब आगे चलते हैं। देशांतर रेखा की मदद से समय का ज्ञान होता है। तो जो देशांतर रेखा है ये किस में मदद करते हैं? समय का ज्ञान करने में। यमयोत्तर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्यम रेखा कहते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमनोत्तर माना गया है। ठीक है, भारत का समय निर्धारण कहाँ से होता है? इलाहाबाद के मिर्जापुर से। टीआरई 1 का क्वेश्चन है ये। ग्रीनविच विश्व का मानक समय कहते हैं इसको। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ।
भारत ग्रीनविच के 82.5 पूरब में स्थित है। तो अगर क्वेश्चन पूछे भारत के ग्रीनविच के किधर स्थित है, तो 82.5 डिग्री पूरब में है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, भारत का समय वहाँ से 5.5 घंटा आगे है। अब अध्याय 7, आइए मानचित्र पढ़ते हैं। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए छोटे छोटे मापक का प्रयोग होता है। ठीक है, जो जमीन है भैया उसके बड़े बड़े भाग हैं, बड़ा बड़ा तो नहीं दिखा सकते, तो एक कागज का प्रयोग होता है जिसमें छोटे छोटे उसको छोटा छोटे भाग में दिखाते हैं, तो इसी क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। ठीक, भौतिक मानचित्र किसको कहते हैं, देखिए भौतिक मानचित्र बस सुनते चलिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में चीज़ें लिखी गई हैं। भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप किसको कहते हैं, जिसमें पर्वत पाए जाएं, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, अगर इन सब चीज़ों को किसी में दर्शाया गया तो ये समझ लीजिए ये कैसा मैप है, फिजिकल मैप है। अब पॉलिटिकल मैप किसको कहते हैं, जिसमें गांव हो गया, शहर हो गए, राज्य, स्टेट हो गए, देश हो गए, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। अब थीमेटिक मानचित्र मतलब थीम बेस्ड, सीधी सी बात है, थीम बेस्ड मतलब देखिए रोड का है तो रोड मैप, ठीक है, जनसंख्या का है तो जनसंख्या का मानचित्र, उद्योग इंडस्ट्री का है तो इंडस्ट्री का मानचित्र, वनस्पति का है तो वनस्पति मानचित्र, जलवायु का है तो जलवायु मानचित्र। तो इसको जो थीम पे बेस्ड होता है, रोड मतलब रोड मानचित्र, जनसंख्या मतलब जनसंख्या मानचित्र। ठीक, अब आगे चलते हैं। विश्व भूगोल के निर्माता कौन है, मार्टिन वेहम है। ठीक है, हेक्टेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माता एनएक्जी मेंडल हैं, ये याद रखिएगा। व्यवस्थित भूगोल की जनक बात करें तो इरेस्टोथीनीज हैं। ठीक है, इरेस्टोथीनीज हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है TR1 में, क्या क्या, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे मैप के। मानचित्र में जो हरा वाला भाग होता है, जो मैदान होते हैं, उसको किससे, हरे रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, वहीं मानचित्र में जो जल वाला भाग होता है उसको नीले रंग से दर्शाया जाता है। और उद्योग थीमेटिक मानचित्र, इसको मैंने पहले ही बताया। चलिए आगे चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 8 हमारा राज्य बिहार, आइए बिहार के बारे में देख लेते हैं। तो यह पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। तो ये भारत के पूर्वी राज्य में है, पूर्वी में, ठीक है, पूर्वी मतलब पूरब में है। इसकी लंबाई अगर उत्तर से दक्षिण, बिहार की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछे तो 483 किलोमीटर। लिख लीजिए कहीं, बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर। बिहार के उत्तर में क्या है भैया, नेपाल है, पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में क्या है, झारखंड है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तीनों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के उत्तर में नेपाल बिहार के किस दिशा में पाया जाता है, उत्तर में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल बिहार के किस दिशा में पाया जाता है, पूरब में पाया जाता है। ठीक, पूरब मतलब पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड पाया जाता है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, अब बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। बिहार में टोटल कितने, 38 जिले हैं। 29वां जो जिला है वो बाढ़ प्रभावित है। ठीक है भैया, प्रखंडों की संख्या बात करें, प्रमंडल कितने हैं, देखिए लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रमंडल यहाँ से बिहार स्पेशल भी प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बिहार में 9 प्रमंडल है और 38 जिले हैं, 29वां बाढ़ प्रभावित है। और प्रखंड की बात करें तो 534। ठीक है, प्रखंड कितने हैं, 534 है। 38वां जिला कौन सा है, अरवल है। बिहार में धान की खेती प्रमुख है। क्वेश्चन पूछा था मेरे भैया, धान गेहूँ कहाँ पैदा होता है। ठीक, आइए अभी दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन में यहीं से मिलेगा आपका। बिहार में धान की खेती प्रमुख है। तंबाकू कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसको लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। बिहार में धान की खेती प्रमुख है। तंबाकू कहाँ कहाँ पाया जाता है, वैशाली में पाया जाता है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछे तंबाकू वैशाली में पाया जाता है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। गन्ना, देखिए गन्ना कहाँ पाया जाता है, छपरा में, सिवान में, गोपालगंज, चंपारण में। ठीक है, गन्ना पाया। जूट पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जूट पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में मात्र 7.84% भूभाग पर वन है। तो बिहार में कितने, 7.84% पर क्या है, वन है। ठीक है, पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। ठीक, भीमबाध अभ्यारण्य, ये भी पूछ सकता है। भीमबाध अभ्यारण्य खड़गपुर में कहाँ, मुंगेर की पहाड़ी में है। ठीक है, खड़गपुर बिहार में ही है ना, तो वहीं पे है। बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उगाया जाता है। इसे संयुक्त रूप से सरायसा क्षेत्र बोला जाता है। तो बिहार में क्या है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली में क्या है, कुछ प्रखंड है वहाँ पे जहाँ तंबाकू पाया जाता है। अगर तीनों को मिला के बोले तो सरायसा क्षेत्र कहा जाता है। गन्ना क्या है, कैश क्रॉप्स है, नकदी फसल है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है, जो बाघ के लिए संरक्षित है। जो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, किसके लिए ये माना जाता है, बाघ के लिए। कांबर झील कहाँ है, बेगूसराय में है। जनसंख्या में अगर बात करें तो जनसंख्या का क्रम क्या है, जनसंख्या में क्रम में उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। ठीक, अब आइए 9, 10
चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों मिला के बिहार दर्शन करते हैं, बिहार का दर्शन करते हैं, ठीक है, भगवान वाली चीज़। तो महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थर से रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अगर क्वेश्चन पूछे महाबोधि विष्णुपद मंदिर का निर्माण कहाँ पे है? गया में है दोनों मंदिर। दोनों मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? काले पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक। गर्म कुंड राजगीर में गर्म पानी पाया जाता है, वहाँ गर्म कुंड। नवादा में काकोलत जलप्रपात ठंडे झरने के लिए प्रसिद्ध है। तो नवादा है भैया, वहाँ पे काकोलत जलप्रपात है, ठीक है, काकोलत नवादा है बिहार में ही, तो वो ठंडे जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है। जरासंध का अखाड़ा कहाँ है? राजगीर में है। पितृपक्ष का मेला अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में लगता है, कहाँ पे? गया में लगता है। अब नेक्स्ट है मुचलिंद सरोवर कहाँ है? गया में है। शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर की पहाड़ी पर स्थित है। ये फैक्ट है, इसको सुनिए, इसमें समझाने वाली चीज़ें नहीं है मेरे भाई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, शेरशाह मतलब सासाराम। गोलघर पटना में है। पटना सिटी तख्त हरमंदिर साहब है भैया, पटना में जाएंगे तो। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद कहाँ था? फैक्ट है। शेरशाह सूरी का मकबरा अष्टकोणी है तथा लाल पत्थर से बना है। मकबरे की छत गोल है। मकबरा तालाब के बीचों बीच है। बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती है। देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कैसा है? अष्टकोणी है, अष्टकोण वाला है। किससे बना है? लाल पत्थर से बना है। मकबरे की छत कैसी है? गोल गुंबद के रूप में है। मकबरे के बीचों बीच एक तालाब है, ठीक है, बीचों बीच एक तालाब पुलिया है जो मेन रोड की तरफ मतलब मेन मकबरे की तरफ जाती है। आगे चलते हैं। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में। अब गोलघर 1786 में निर्माण जॉन गलस्टिन ने करवाया ताकि दुर्गम या अकाल के समय इस अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। गोलघर की दीवार 12-12 फीट ऊंची है और 12-12 फीट मोटी है और 96 फीट ऊंची है। ठीक। अब चलते हैं आगे। हमारा सौलमंडल, देखिए ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अब एससीईआरटी कवर कर लिया हम लोगों ने, एनसीईआरटी कवर करते हैं, पर सुनते चलिए। हमारा सौरमंडल मिल्की वे का है। सूर्य को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना लेता है? 255 दिन। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। हमारा सौरमंडल भाग है किसका? दुग्ध मेखला का। ठीक। शनि के बाद सबसे ज़्यादा ग्रह कौन का है? शनि के बाद ग्रह कौन है? यूरेनस है। बृहस्पति, शनि, अरुण उपग्रह का घटते क्रम में पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है घटते क्रम में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। लाखों आकाशगंगा मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताचार पथ पर यात्रा करते हैं। उत्तरी ध्रुव स्थित है विषुवत वृत्त के 66 डिग्री पर और उत्तर दक्षिणी ध्रुव 66.5 दक्षिण, ठीक है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। कृत्रिम पिंड मानव निर्मित उपग्रह है। कृत्रिम पिंड किसको कहते हैं? जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। अंटार्कटिका वृत्त दक्षिण गोलार्ध में है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, याद रखिएगा। देशांतर की कुल संख्या 360 है। अक्षांश की संख्या कितनी है? 181। TRE 1 का क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181 है, ठीक। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कब? 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून और 22 दिसंबर, याद रखिएगा। जब दिन रात बराबर होते हैं उसे विषुवत कहते हैं। सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गांव शहर को दिखाने में मानचित्र में बड़ा पैमाना, मानचित्र में महाद्वीप अथवा देश के लिए छोटा पैमाना, ठीक। मानचित्र में भूरा रंग पर्वतों के लिए। वृक्षों का वितरण थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का उपयोग मानचित्र में जलाशय के लिए किया जाता है, पहले भी बता चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ होता है पानी जल, ठीक है। हुडर का अर्थ पानी जल होता है। ग्रीक भाषा में जीवन को वायुम कहते हैं। आगे चलते हैं। आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका अलग अलग पनामा स्थल संधि से जुड़े हैं। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त, ये भी क्वेश्चन पूछा है। पृथ्वी की सबसे गहरी बिंदु मेरियाना गर्त है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। एकमात्र उपमहाद्वीप ऐसा है जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिससे तीनों रेखा कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका, ठीक, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। शिवालिक को दक्षिण हिमालय कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है, ठीक है, भारत की देशांतर रेखा। अब सह्याद्री क्या है? पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है।
गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा का अंतर होता है, ठीक है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का समय है, अंतर है 2 घंटे का। सबसे छोटा राज्य अगर क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। अरब सागर स्थित भारतीय द्वीपों को लक्षद्वीप समूह 36 द्वीप कुल के नाम से जाना जाता है। तो जो अरब सागर है वहाँ पर लक्षद्वीप है, वो कितने 36 द्वीप हैं, छोटे छोटे आइसलैंड हैं, कितने 36, ठीक। प्रायद्वीप तीनों ओर से, देखिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक। प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, ठीक है, और एक और स्थल से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ऐसे पूछता है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं, सीधी सी बात है, 3 तरफ से जल से घिरा रहे और एक तरफ स्थल से। सुनामी समूह तल पर भूकंप आने के कारण आता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 चैनल से 37 डिग्री 6, ठीक है, 37 मिनट 6 डिग्री। भारत 7 देश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, कितने 7 देश के साथ सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अरावली की पहाड़ी कहाँ है, राजस्थान में है। महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल भारत के पश्चिम में है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल भारत के किस दिशा में है, तो पश्चिम में है। सर्वाधिक वर्षा विश्व में कहाँ होती है, मासिनराम मेघालय में होती है। जंगली बंगड़े तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। गर्म और शुष्क हवा को लू कहते हैं। लू एक स्थानीय हवा है जो बिहार में बहती है, ठीक है, बिहार की स्थानीय हवा क्या है, लू है। हर साल वन्य जीव सप्ताह कब होता है, तो हर साल वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर में मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। देश के शुष्क क्षेत्रों राजस्थान में कटीले झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भारत में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। गुजरात, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत कौन सी ऐसा राज्य है जिसमें लौटता हुआ मानसून से वर्षा होती है, तो तमिलनाडु। गुजरात के गिर कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। इसमें क्या पाए जाते हैं, एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं, ठीक है। मानसून अरबी भाषा शब्द की उत्पत्ति है, ठीक है, मानसून इससे अरबी भाषा शब्द की उत्पत्ति है। तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने कर लिया। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 7 पे अगले वीडियो में। तो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। हम लोगों ने क्लास 6 की ज्योग्राफी की जो है पूरी एक क्लास में पूरी ज्योग्राफी खत्म कर ली। 11-12 चैप्टर थे। अब अगले वीडियो में हम क्लास 7 की ज्योग्राफी करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।